नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री और नेताजी के नाम से प्रचलित मुलायम सिंह यादव के निधन पर देश और प्रदेश में शोक की लहर है। मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर उत्तर प्रदेश में उनके पैतृक गांव सैफई पहुंच गया है। इस दौरान अंतिम दर्शन के लिए बड़ा जनसैलाब भी उमड़ा। उनका अंतिम संस्कार कल 11 अक्टूबर को सैफई में 3 बजे किया जाएगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां पहुंचकर पुष्प चक्र चढ़ाकर मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि दी है। बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुलायम सिंह के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है, जबकि बिहार में भी राजकीय शोक की घोषणा की गई है। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ ही रक्षा मंत्री जैसे बड़े ओहदे पर रहे मुलायम सिंह यादव के निधन पर देश के दिग्गज नेता, चाहे सहयोगी हों या विरोधी हों, सभी ने शोक जाहिर किया है और श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित तमाम नेताओं ने मुलायम के निधन पर शोक जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मुलायम सिंह के निधन से उन्हें बहुत दुख पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में लगे आपातकाल के दौरान मुलायम लोकतंत्र के सबसे अहम योद्धा थे और रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने भारत को मजबूत बनाने के लिए काम किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुलायम सिंह यादव को जमीन से जुड़े जननेता के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि श्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन एक बेहद दुखद समाचार है। वो जमीनी राजनीति से जुड़े एक सच्चे योद्धा थे। राहुल गांधी ने नेताओं के साथ मौन भी रखा। इसके अलावा राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत जदयू और तमाम नेताओं और दलों ने श्रद्धांजलि दी। अंधेरी ईस्ट सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के लिए नए नाम और नए चुनाव चिन्ह की घोषणा कर दी है। ठाकरे गुट को अब शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नाम से जाना जाएगा और इसका नया पार्टी चिन्ह मशाल होगा। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को बाला साहेब की शिवसेना यानी बाला साहेब की शिवसेना कहा जाएगा। वहीं शिंदे धड़े को अब तक पार्टी का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने पार्टी से और विकल्प देने को कहा है। क्योंकि शिंदे गुट ने अपने लिए चुनाव चिन्ह के रूप में त्रिशूल, उगता सूरज और गदा का प्रस्ताव दिया था, जिसे आयोग ने अस्वीकार कर दिया है। बता दें, इससे पहले आज ही ठाकरे गुट ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह और नाम को जब्त किए जाने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ ही रक्षा मंत्री जैसे बड़े ओहदे पर रहे मुलायम सिंह यादव का शुरुआती और राजनीतिक जीवन बेहद दिलचस्प है। मुलायम सिंह का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ। मुलायम सिंह को बचपन में पहलवानी का शौक था और वो अखाड़े में कुश्ती किया करते थे। मुलायम सिंह यादव ने इटावा के कर्म क्षेत्र पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से बीए, शुकोहाबाद के एके कॉलेज से बीटी, आगरा विश्वविद्यालय के बीआर कॉलेज से एमए और लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पीएचडी की थी। जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, ये नारा देने वाले दिग्गज समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक गुरु थे। साल 1954 में जब राम मनोहर लोहिया ने नहर रेट की बढ़ोतरी के खिलाफ तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, तो मुलायम सिंह यादव मात्र 15 साल की उम्र में इसमें कूद पड़े और जेल भी गए। जेल से लौटने के बाद मुलायम सिंह यादव एक युवा समाजवादी नेता के रूप में उभरे। मुलायम सिंह करहल के जैन इंटर कॉलेज में शिक्षक भी बने। मैनपुरी में हो रहे एक दंगल में जसवंत नगर के तत्कालीन विधायक नत्थू सिंह याददव की नज़र मुलायम सिंह यादव पर पड़ी। नत्थू सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव को आगे बढ़ाया और उन्हें जसवंत नगर से विधानसभा का चुनाव लड़ाया। साल 1968 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के निधन के बाद मुलायम सिंह ने अपना राजनीतिक करियर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की देखरेख में आगे बढ़ाया। 1974 में वो चौधरी चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल के टिकट पर फिर से विधायक बने। इस दौरान मुलायम सिंह यादव लगातार गांवों शहरों की सड़कों को नापते रहे। मुलायम सिंह को आपातकाल के विरोध और इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ने के कारण 19 महीनों तक जेल में भी रहना पड़ा था। बता दें, पहली बार मुख्यमंत्री मुलायम सिंह 1989 में बने थे और 1992 में मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी का गठन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की रैली में आम आदमी पार्टी का बिना नाम लिए हमला बोला और अर्बन नक्सल कहा। पीएम मोदी ने कहा कि अर्बन नक्सल अपना भेष बदलकर गुजरात में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज्य के युवा उनके इरादों को सफल नहीं होने देंगे। मोदी ने कहा कि उन्होंने अपना चोला बदल लिया है, वो हमारे मासूम और ऊर्जावान युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो विदेशी शक्तियों के एजेंट हैं। शहरी नक्सलियों के सामने गुजरात कभी अपना सिर नहीं झुकाएगा, बल्कि विदेशी शक्तियों को ऐसे एजेंटों को गुजरात बर्बाद कर देगा। पीएम मोदी ने यह बातें सोमवार को भरूच में देश के पहले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखने के बाद कही। बता दें, आम आदमी पार्टी गुजरात में जमकर प्रचार प्रसार कर रही है और बीजेपी पर हमलावर है।
गुजरात दौरे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को लेकर ऐसा बयान दिया जिसके मतलब निकाले जा रहे हैं। मोदी ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस निष्क्रिय दिखती है, लेकिन सच ये है कि उसके कार्यकर्ता चुपचाप गांव और कस्बों में घूम रहे हैं और लोगों को भाजपा के खिलाफ वोट डालने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि मुझको आपको चेतावनी देने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस ने एक नई रणनीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि मैंने जांच नहीं की है, लेकिन पहली नज़र में मुझे यही लगता है। मोदी ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस बहुत शोर करती थी और भाजपा को खत्म करने का दावा करती थी, लेकिन हम 20 साल तक नहीं हारे, इसलिए उन्होंने कुछ नया किया है, इसलिए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। मोदी ने कहा कि कभी गुजरात में दबदबे वाली राजनीतिक ताकत रही कांग्रेस खुलकर कुछ नहीं कह रही है, बल्कि गांव में चुपचाप जाकर काम कर रही है। मोदी ने कहा इसलिए भ्रमित ना हो, क्योंकि वो प्रेस में नहीं आ रहे हैं, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या भाषण दे रहे हैं। सावधान रहें, कांग्रेस एक नई रणनीति के साथ घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। ये बोलती नहीं है, लेकिन गांव-गांव में चुपचाप पहुंच रही है और बैठकें कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने और मुख्य विपक्षी दल की इस नई रणनीति का मुकाबला करने की जरूरत है। मोदी ने कहा कि उनको इस तथ्य के आधार पर मत आंकना कि उन्होंने सार्वजनिक बैठकें, प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयान नहीं दिए हैं। पीएम मोदी के द्वारा कांग्रेस को लेकर ये कहने कि वो चुपचाप गांव में जाकर प्रचार कर रही है, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, क्या प्रधानमंत्री गुजरात में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं? वहीं कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने एक टीवी चैनल पर कहा, ये जानबूझकर बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी बनाया जा रहा है। मीडिया भी इसी में लगा हुआ है, जबकि आम आदमी पार्टी का प्रदेश में ना तो कोई विधायक है और ना ही कोई वोट बैंक। गुजरात चुनाव के कारण अब पुराने वीडियो भी निकाले जाने लगे हैं। अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने गुजरात में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया के एक वायरल वीडियो में कथित तौर पर पीएम मोदी को नीच आदमी कहे जाने पर निशाना साधा। पात्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी जिस तरह शब्दों का प्रयोग कर रही है वो निंदनीय है। मणिशंकर अय्यर और केजरीवाल में कोई अंतर नहीं। संबित पात्रा ने इसको देश का अपमान बताते हुए कहा, यह आम आदमी पार्टी की हारने की बौखलाहट है। गुजरात में उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। केजरीवाल ने पुलवामा के हमले के समय पाकिस्तान से मिलीभगत होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों से केजरीवाल अपनी तुलना कृष्ण भगवान से कर रहे हैं। ये केजरीवाल का अहंकार है। बता दें, बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने रविवार को ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें आपके गुजरात संयोजक गोपाल इटालिया प्रधानमंत्री मोदी को नीच आदमी कहते हुए सुने जा सकते हैं। ये वीडियो 2019 के लोकसभा प्रचार के दौरान का बताया जा रहा है। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदू संगठनों के द्वारा आयोजित रैली में खुले तौर पर हिंसा को उकसाने और नरसंहार करने की धमकी के मामले में आयोजकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस उपायुक्त शाहदरा आर सत्यसुंदरम ने कहा, पुलिस से अनुमति न लेने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत आयोजकों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि उन्हें एफआईआर के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। देश का सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिशें जारी हैं। विश्व हिंदू परिषद की 9 अक्टूबर की दिल्ली रैली में बेहद भड़काऊ और हत्या करने के लिए उकसाने का खुले तरीके से आह्वान किया गया। दिल्ली में वीप की एक रैली में जगत गुरु योगेश्वर आचार्य ने लोगों से उन पर हमला करने वालों के सिर काटने और उनके हाथ काटने के लिए कहा। कथित आचार्य ने कहा, यदि जरूरी हो तो उनके हाथ काट दो, उनका सिर काट दो, ज़्यादा से ज़्यादा जेल जाओगे, लेकिन इन तत्वों को सबक सिखाने का समय आ गया है। इन लोगों को चुन चुन के मारो। एक अन्य वक्ता महंत नवल किशोर दास ने लोगों से लाइसेंस के साथ या बिना लाइसेंस के बंदूकें लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर हम सब एकजुट होंगे तो दिल्ली पुलिस आयुक्त भी हमें चाय की पेशकश करेंगे और हमें वो करने देंगे जो हम चाहते हैं। वहीं इन वक्ताओं की कही गई बातों का बचाव करते हुए विहिप प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, ये जन आक्रोश रैली थी और संदेश जिहादी तत्वों के प्रति था, ना कि किसी समुदाय के प्रति। लोग गुस्से में हैं, उनका मतलब ये था कि ज़रूरत पड़ने पर वो जिहादी तत्वों के खिलाफ आत्मरक्षा में सामने आ सकते हैं। ये टिप्पणी दिल्ली में कथित रूप से मुस्लिम समुदाय के युवकों द्वारा एक 25 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के बाद आई। हालांकि पुलिस ने इस हत्या में किसी भी सांप्रदायिक पहलू से इनकार किया है। पुलिस ने कहा कि पीड़ित मनीष पर 2 लोगों के खिलाफ अपना मामला वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था, जिन्होंने 1 साल पहले उसका फ़ोन छीन लिया था। मना करने पर उस पर हमला कर दिया। पुलिस को शक है कि हत्यारे मोबाइल स्नैचर्स के दोस्त हैं। पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा ने एक समुदाय का आर्थिक बहिष्कार करने का आह्वान कर विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने विराट हिंदू महासभा में कहा कि इनकी तबीयत ठीक करनी है तो उसका इलाज है, इनका पूरी तरह से बहिष्कार किया जाए।
उन्होंने जनता से कहा कि वो इन लोगों की दुकानों से कोई सामान ना खरीदें और ना इनको किसी भी प्रकार की मजदूरी दें। सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें भीड़ वर्मा की बातों को दोहराती हुई सुनाई पड़ रही है। प्रवेश वर्मा से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी समुदाय विशेष का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने उन परिवारों का बहिष्कार करने को कहा है जिनके सदस्य ऐसे काम करते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण जब्त करने को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि महाराष्ट्र पर वज्रपात गिरे और सब कुछ क्षणों में नष्ट हो जाए, ऐसा क्रूर निर्णय चुनाव आयोग ने शिवसेना के मामले में दिया है। शिवसेना ने मुखपत्र में लिखा है कि गद्दार शिंदे गुट ने आपत्ति जताई, इसलिए हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे द्वारा स्थापित की गई शिवसेना का नामो निशान खत्म करने की अघोरी कोशिश की गई है। मुखपत्र में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने ऐसा निर्णय देकर महाराष्ट्र के जीवन में घना अंधेरा ला दिया है। यही नहीं, उद्धव गुट के मुखपत्र में कहा गया है कि आज उस शिवसेना का अस्तित्व खत्म करने के लिए इसी महाराष्ट्र की मिट्टी से एकनाथ शिंदे और उनके 40 उचक्के दिल्ली के गुलाम बन गए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के मामले में सुपारीबाज की भूमिका अपनाई। शिंदे और इनके 40 बेईमानों का नाम महाराष्ट्र के इतिहास में काली स्याही से लिखा जाएगा। सामना में एकनाथ शिंदे को सुपारीबाज के साथ ही दुष्ट भी कहा गया। सामना में लिखा कि पिछले 56 वर्षों में देश के किसी भी दुष्ट राजनेता से जो नहीं हो सका वो एकनाथ शिंदे नामक सुपारीबाज ने कर दिखाया। पश्चिम बंगाल के मोमिनपुर इलाके में दो समुदायों के बीच झड़प के कारण सांप्रदायिक तनाव हो गया और मयूरभंज इलाके में कई घरों और कारों में तोड़फोड़ की गई और आगजनी भी की गई। पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। वहीं इस हिंसा को लेकर बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने अमित शाह से पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है। जानकारी के अनुसार मिलादुन नबी के मौके पर मोमिनपुर के इकबालपुर में अचानक दो समुदायों के बीच स्थिति तनावपूर्ण हो गई और इसके बाद ये हिंसा में बदल गई। बेकाबू भीड़ ने सड़क पर खड़े वाहनों के अलावा आसपास की दुकानों में भी तोड़फोड़ की। कोलकाता पुलिस के मुताबिक 10 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और मयूरभंज इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। स्विस बैंक ने भारत के साथ यहां के नागरिकों और संगठनों के खातों के विवरण का चौथा सेट साझा किया है। ऐसा एनुअल ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के तहत किया गया है। इसके तहत स्विट्जरलैंड ने 101 देशों के साथ लगभग 34 लाख वित्तीय खातों का विवरण साझा किया है। अधिकारियों ने कहा कि भारत के साथ साझा किया गया नया विवरण सैकड़ों वित्तीय खातों से संबंधित है, जिसमें कुछ व्यक्तियों, कॉरपोरेट्स और ट्रस्टों से जुड़े कई खातों के कई मामले शामिल हैं। एनडीटीवी के मुताबिक अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि डेटा का इस्तेमाल संदिग्ध टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक वित्त पोषण सहित अन्य गलत कामों की जांच में बड़े पैमाने पर किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा यह आदान प्रदान पिछले महीने हुआ था और सूचना का अगला सेट स्विट्जरलैंड द्वारा सितंबर 2023 में साझा किया जाएगा। बता दें, भारत में 2014 के चुनाव के वक्त ही काले धन को बड़ा मुद्दा बनाया गया था। जुमला तो हर खाते में 15 लाख आने वाला भी था, लेकिन ये बातें हैं, बातों का क्या। आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 4 पैसे की गिरावट के साथ अब तक के सबसे निचले स्तर 82.34 पर बंद हुआ। इससे पहले दिन में रुपए में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। दिन में कारोबार के दौरान रुपया 82.7 के स्तर तक गिर गया था। हालांकि दिन के अंत में 4 पैसे की गिरावट के साथ बंद हुआ। बता दें, कांग्रेस पार्टी लगातार मोदी सरकार पर रुपए की खराब होती हालत को लेकर हमलावर है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बार फिर रूस ने एक के बाद एक जबरदस्त मिसाइल हमले किए हैं। इस हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है और 24 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन की ओर से कहा गया है कि रूस ने सोमवार सुबह यूक्रेन पर 75 मिसाइलें दागी। हालांकि संख्या मिसाइलों की 84 हो चुकी है। बताना होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच इस साल फरवरी से ज़बरदस्त जंग चल रही है और रूस ने लगातार यूक्रेन के कई शहरों पर बमबारी की है, लेकिन यूक्रेन की ओर से भी इस लड़ाई में ज़ोरदार जवाब दिया जा रहा है। लगातार एक के बाद एक हुए मिसाइल हमलों के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई और कुछ इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। मिसाइल हमलों के बाद की यूक्रेन में ज़बरदस्त अलर्ट कर दिया गया है। मिसाइल हमलों के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस हमें मिटा देना चाहता है। यूक्रेन पर रूस के मिसाइलों से हमले को लेकर भारत ने प्रतिक्रिया दी। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसको लेकर कहा कि भारत यूक्रेन में बढ़ते संघर्ष को लेकर बहुत चिंतित है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है और लोगों की मौत हो रही है। इस दौरान उन्होंने भारत के वही कूटनीति और बातचीत के रास्ते निकालने का जिक्र किया और साथ ही कहा कि भारत दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए की जा रही सभी कोशिशों का समर्थन करने के लिए तैयार है। वहीं चीन ने भी इसको लेकर उम्मीद जताई है कि यूक्रेन में हिंसा जल्द कम होगी।
रूस के द्वारा यूक्रेन की राजधानी में बढ़ते हमलों के बीच भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा और यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को देश के भीतर सभी गैर जरूरी यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही दूतावास ने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों से अपनी वर्तमान स्थिति बताने के लिए कहा है, जिससे समय पड़ने पर मदद की जा सके। बता दें, रूस के कीव पर हमले के बीच आज एक रूसी मिसाइल कीव में स्थित जर्मनी के वाणिज्य दूतावास की इमारत से भी टकरा गई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।